Hello students, welcome to online class. We third year students हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स को जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको कार्ल मार्क्स से संबंधित जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों से संबंधित डिस्कशन किया था हमने। लगभग 2 वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। कार्ल मार्क्स जो महान सामाजिक विचारक है उनके बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वही क्वेश्चन कुछ और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांत दिए थे? 2 सिद्धांत दिए थे महत्वपूर्ण रूप से जो अपने सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वो कौन से थे स्टूडेंट्स? एक तो था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था और दूसरा कौन सा था स्टूडेंट्स? दूसरा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये जो अपने सिलेबस में है स्टूडेंट्स इनके बारे में डिस्कस किया था और आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है मार्क्स ने ऑगस्टीन थोरे से ली है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा है वो किससे ली है? हीगल से ग्रहण की है। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्ग संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष किसमें पाया जाता है? पूंजीवादी समाज में। किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स? पूंजीवादी समाज में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इस पूंजीवादी समाज में स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सभी समाजों में मार्क्स ने 2 वर्गों की अवधारणा का उल्लेख किया कि प्रत्येक समाज जो है या प्रत्येक समाज में 2 वर्ग रहे हैं। एक आदिम समाज ऐसा था जहाँ पर निजी संपत्ति की भावना नहीं थी बट सामूहिक संपत्ति की भावना थी, लेकिन फिर भी मार्क्स ने जो 4 समाजों का उल्लेख किया है आदिम समाज, दासत्व समाज, सामंतवादी समाज और वर्तमान में जो है पूंजीवादी समाज, उन सभी में उन्होंने 2 वर्ग बताए हैं जिसका कि उल्लेख हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। पूंजीवादी समाज में स्टूडेंट्स मार्क्स ने जो 2 वर्ग बताए थे पूंजीपति वर्ग जिसे उन्होंने बुर्जुआ वर्ग भी कहा था और दूसरा उन्होंने बताया था स्टूडेंट्स मजदूर वर्ग। कौन सा बताया था? मजदूर वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग बताया था। मैंने बताया था इन दोनों में क्या होता है? मजदूर जो है कार्य अधिक करता है किंतु पूंजीपति जो है क्या करता है? जितना मजदूर कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं देता है और उसका जो उत्पादन अधिक करवा कर उसका जो लाभ होता है वो लाभ पूंजीपति स्वयं हड़प कर जाता है। तो इस वजह से धीरे धीरे मजदूर वर्ग जो है शोषण के शिकार होते रहते हैं और इस मजदूर वर्ग में वर्ग चेतना व्याप्त हो जाती है और वो सभी संगठित होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध आंदोलन कर देते हैं। तो यही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। अब मार्क्स ने ये बताया कि पूंजीपति जो होता है उस पूंजीपति में या पूंजीवाद में उसकी खुद की वजह से उसका विनाश होता है। यानी जब पूंजीवाद समाप्त होता है तो मार्क्स ने जिस समाज की अवधारणा मानी है या भविष्य में जिस समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया है कि पूंजीवादी समाज की समाप्ति के पश्चात या पूंजीवादी समाज के विघटन के पश्चात जो समाज आता है वो कौन सा समाज होगा? साम्यवादी समाज होगा। कौन
कौन सा समाज होगा? साम्यवादी समाज। यानी मार्क्स जो है पूर्ण रूप से पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो मार्क्स ने ये कहा कि पूंजीवाद जो है उस पूंजीवाद में स्वयं में ही कुछ ऐसे विनाश के जो कारण हैं वो विनाश के कारण मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? पूंजीवाद का विनाश होता है। तो एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि पूंजीवाद के विनाश के 2 कारण बताइए, या आपकी जो लघु उत्तरात्मक आते हैं प्रश्न, जिसके अंतर्गत 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, पेपर पैटर्न बताया था, उसके अंदर 1 नंबर के 20, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन जो आते हैं। तो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन की पूंजीवाद के विनाश के कारण का उल्लेख कीजिए, या पूंजीवाद के विनाश के कारण बताइए, 2, 3 जितने भी आती हैं। तो पहला जो विनाश का कारण बताया है स्टूडेंट्स मार्क्स ने, वो बताया है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। किसके लाभ के लिए उत्पादन? व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। यानी पूंजीपति क्या करता है? मैंने आपको बताया मजदूर वर्ग से अत्यधिक कार्य करवाता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित और उपभोग की दृष्टि से रखकर नहीं किया जाता, बल्कि वो जो मजदूर वर्ग का जो लाभ होता है वो लाभ को भी स्वयं हड़प कर जाता है। कौन? पूंजीपति जो है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो समाज की मांग होती है और उस समाज की मांग के अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं हो पाता है, यानी मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति नहीं हो पाती है, या यूँ कह लीजिए मांग और उत्पादन में सामंजस्य जो है स्थापित नहीं हो पाता है, और इसी वजह से पूंजीपति सिर्फ अपने लाभ के लिए ही सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो खुद के लाभ के लिए उत्पादन करवाना, और यदि मार्केट में ज़रूरत है उस चीज़ की, मांग ज़्यादा है, तो उसकी पूर्ति को कम कर देना। क्यों कम कर देना? ताकि उसका जो लाभ मिले बाद में वो उसी को मिले। तो स्वयं की लाभ के लिए उत्पादन किया जाता था। इसलिए पहला जो पूंजीवाद के विनाश का जो कारण है मार्क्स ने बताया है वो यही बताते हैं कि पूंजीवाद का विनाश का पहला कारण है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। दूसरा जो आता है उत्पादन में विशाल होता है, लेकिन उस उत्पादन पर क्या होता है स्टूडेंट्स? एकाधिकार होता है। किसका होता है एकाधिकार? पूंजीपति का संपूर्ण एकाधिकार होता है, और इस एकाधिकार की वजह से ही वो क्या करता रहता है? पूंजी का संचय करता रहता है, और ये पूंजी का संचय जो है अधिक बढ़ जाता है। उसका एकाधिकार पूंजीपति का, पूंजीवादी का जो एकाधिकार बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में उत्पादन होने से उसका जो लाभ आता है उस पर उसका एकाधिकार है, क्योंकि वो मजदूरों को उसके अकॉर्डिंग मजदूरी नहीं देता है। साथ ही साथ अधिक से अधिक पूंजी का संचय उसके पास हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब मजदूर वर्ग अपने लाभ की मांग करने लगते हैं, और जब पूंजीपति उसको नहीं देना चाहता, उस पर एकाधिकार कर लेता है, तो धीरे धीरे वो क्रांति के द्वारा, वर्ग चेतना के द्वारा पूंजीवाद का विनाश कर देते हैं और साम्यवादी समाज की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। एक और बताते, आर्थिक संकट एवं श्रमिक के कष्टों में वृद्धि। श्रमिक की कष्ट, यदि उन्हें मजदूरी जो है नहीं मिल पा रही है, या फिर जितना उत्पादन हो रहा है उसकी अकॉर्डिंग उन्हें जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं मजदूर की, वो भी नहीं पूरी हो पाती है।
साथ ही साथ मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब पूंजी का संचय जो है वो पूंजीपति को हाथों में हो जाता है तो क्या हो जाता है, श्रमिकों में अत्यंत गरीबी आ जाती है और गरीबी के साथ साथ जो उत्पादन बढ़ता है, जो श्रमिक कार्य करता है उस उत्पादन को मार्केट में नहीं लाया जाता, बाजार में नहीं लाया जाता, तो उस उत्पादन की कमी हो जाती है, यानी मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति होती है या पूर्ति अधिक भी होती है, लेकिन जो श्रमिक वर्ग है उस श्रमिक वर्ग के पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए क्या नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। तो इस वजह से धीरे धीरे ये श्रमिक वर्ग क्या होता है, एकजुट होता है और जैसे जैसे इनके कष्टों में वृद्धि होती जाती है उनका संगठन बनता जाता है और एक संगठन बनाकर एकता के रूप में वो पूंजीपति के विरुद्ध बिगुल बजा देते हैं, उसे समाप्त करने की धारणा को बना लेते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का हड़प जाना। अतिरिक्त मूल्य का पूंजीपतियों द्वारा हड़प जाना। कौन हड़पता है, पूंजीपति। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड और आ गया, अतिरिक्त मूल्य। ये अतिरिक्त मूल्य क्या है, अतिरिक्त मूल्य सिंपल साधारण भाषा में हमें बोले तो अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो कि वस्तु के उत्पादन में लगाया गया मूल्य और वस्तु के विनिमय के मूल्य का अंतर है। यानी अतिरिक्त मूल्य क्या होगा, यानी किसी वस्तु का यदि उत्पादन किया गया है तो उस उत्पादन में जितना पैसा लगा है वो मूल्य और जितनी में वो वस्तु बेची गई है उन दोनों मूल्यों का अंतर जो आता है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहा गया है, अतिरिक्त मूल्य कहा गया है। यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगाया गया मूल्य और जितने में वो वस्तु बेची हुई है उन दोनों मूल्यों का जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। ये भी आ जाता है स्टूडेंट्स, अतिरिक्त मूल्य क्या है, तो आपको बताना अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगाया गया मूल्य और उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर होता है, उसे क्या कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। और ये अतिरिक्त मूल्य जो है वस्तु का उत्पादन जितने में हो रहा है लेकिन बेची कितने में जा रही है, ज़्यादा में जा रही है, तो उसका जो अंतर निकल रहा है वो क्या है, उनका पूंजीपति का लाभ है। लेकिन वो जो लाभ का पूरा हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, वो पूंजीपति क्या करता है, स्वयं हड़प जाता है। इसकी बजाय उसके उत्पादन में जो समय है वो समय मजदूर वर्ग ने भी दिया है, तो उसका लाभ का एक हिस्सा जो है स्टूडेंट्स वो मजदूर वर्ग को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन पूंजीपति क्या करता है, इस लाभ के अतिरिक्त मूल्य को खुद हड़प जाता है, मजदूरों को नहीं देता है। तो इस वजह से न्याय की दृष्टि से तो देखा जाए तो मजदूरों को भी वो दिया जाना चाहिए, किंतु पूंजीपति इसको नहीं देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पूंजीपति जो है या श्रमिक वर्ग जो है एकजुट होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध चेतना उत्पन्न हो जाती है, उनमें संगठित होकर आंदोलन या क्रांति कर देते हैं। व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति। ये व्यक्तिगत तत्व स्टूडेंट्स पहले क्या था, जो सारा कार्य होता था वो मशीनों की बजाय हाथों से होता था, किंतु जैसे जैसे औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों की स्थापनाएं हुई, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा। तो जो व्यक्ति कार्य करता था, मजदूर
10 मजदूरों का कार्य अब एक मशीन पर आसानी से 1 या 2 व्यक्ति जो है आसानी से कर सकते थे। तो जिस व्यक्ति की उस समय इम्पॉर्टेंस थी, जब मशीनीकरण नहीं था, यांत्रिक साधनों का उपयोग नहीं होता था, उस समय व्यक्ति की कीमत थी। लेकिन वर्तमान में व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति हो गई, क्योंकि व्यक्ति जो है किसका दास हो गया है, यंत्रों का दास हो गया है। तो जहाँ 10 लोग कार्य करते थे, अब 2 लोग जो है यंत्रों पर मशीनीकरण के द्वारा आसानी से कार्य करते। तो जो वो 8 लोग थे वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते हैं, उनकी छटनी कर दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। उनको निकाल दिया जाता है। तो इस व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति की वजह से भी धीरे धीरे मजदूर वर्ग में असंतोष व्याप्त हुआ और उसमें पूंजीवाद के विनाश के बीज जो है स्टूडेंट्स वो मौजूद थे। वर्ग चेतना, श्रमिकों में वर्ग चेतना, इसमें जब इन सारी चीज़ों को व्यक्ति देखेगा, करेगा, इन सारी चीज़ों व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन हो रहा है, पूंजीपति के द्वारा विशाल उत्पादन में वो एकाधिकार कर रहा है, पूंजी पर संचय कर रहा है, अतिरिक्त मूल्य को खुद हड़प जा रहा है, व्यक्ति की कोई मतलब ही नहीं, व्यक्ति की कीमत ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मजदूर वर्ग क्या होता है, संगठित होता है और संगठित होकर उस मजदूर वर्ग में वर्ग चेतना व्याप्त हो जाती है। और जैसे ही स्टूडेंट्स उसमें वर्ग चेतना जो है उत्पन्न हो जाती है, धीरे धीरे मजदूर वर्ग जो है पूंजीवाद के प्रति या पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करेगा, आंदोलन कर देता है और इस तरह से धीरे धीरे पूंजीवाद का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए अनेक, उन सब आंदोलनों का भी प्रभाव जो है वो श्रमिक आंदोलन या जो पूंजीवाद के विनाश के लिए जो आंदोलन हुए उन पर पड़ा है, क्योंकि अनेक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वारा ही मजदूरों पर प्रभाव पड़ा कि हमें भी अपनी मांग के अनुसार पूर्ति मिलनी चाहिए। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, मजदूर वर्ग एकत्र हुए, संगठित हुए और उन्होंने पूंजीवाद के विनाश के बीज जो है वो दिए। साथ ही साथ एक नारा जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो इन्होंने यहाँ इसलिए कहा, दुनिया सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का प्रयास किया उस आंदोलन को, ताकि सभी श्रमिक वर्ग एकजुट होकर पूंजीपति के विरुद्ध क्या कर सके, आंदोलन कर सके और पूंजीवाद का जो है विनाश कर सके। एक महत्वपूर्ण जो है डिस्कशन और आता है, ये आता है अलगाव। लास्ट के आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं अलगाव। अलगाव मतलब अलगाव, मार्क्स में तो इसे क्या कहा स्टूडेंट्स, अलगाव, किंतु हम क्या बोलते अलगाव। अलगाव को विलगाव, पृथक्करण, अलगाव, विलगाव, पृथक्करण, परायापन, विरसन, या फिर स्टूडेंट्स अंग्रेजी में कह लीजिए एलिनेशन, एलिनेशन का हिंदी में अनुवाद क्या हुआ, अलगाव यानी अलगाव। अलगाव को संधि बिछी थी अ प्लस लगाव, यानी अ प्लस लगाव यानी अलगाव हो जाना, यानी किसी से मोह छूट जाना, चाहे वो कोई भी तरीका हो, सभी से। जब किसी भी चीज की अति बढ़ जाती है तो अति बढ़ने के साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट, उससे प्रेम स्नेह जो रहता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो इसी स्थिति को मार्क्स ने अलगाव के नाम से संबोधित किया है। स्टार्टिंग में हम देखें तो अलगाव को पागलपन के रूप में माना जाता था। यदि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो गया है, किसी से लगाव नहीं रखता है, तो क्या है, पागल हो गया है।
किंतु वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति की जो चिंताग्रस्त मनोदशाएं होती हैं, उस चिंताग्रस्त मनोदशा के लिए भी या फिर चिंताग्रस्त मनोदशा या प्रवृत्तियों के लिए भी क्या किया जाता है, अलगाव शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वर्तमान में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से क्या हो रहा है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो वहाँ जाने से उसका जो परिवार का नियंत्रण होता है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति कृषि कार्य करता था लेकिन रोजगार की तलाश में नगरों में जाता है, वहाँ रहता है। तो एक तो वहाँ की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, साथ ही साथ जो उसके परिवार का जो नियंत्रण है वो भी समाप्त हो जाता है। तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, नियमहीनता उत्पन्न हो जाती है, पृथकता उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे वो ऐसे माहौल में रहते हुए स्वयं से ही लगाव नहीं रख पाता है। तो उसकी जो मानसिक दशा है, उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति है बिल्कुल चिंताग्रस्त हो जाती है, क्योंकि नगरों में उसे विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समस्याओं का सामना करते करते क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक समय एक ऐसी चिंताग्रस्त मनोस्थिति में आ जाता है स्टूडेंट्स, जब वह व्यक्ति स्वयं के लिए ही क्या हो जाता है, एक अजनबी सा बन जाता है। मतलब उसकी दिमाग में, उसकी मनोदशा में, उसकी मानसिकता में चिंताएं इतनी घर कर जाती है कि वो अपने आप को क्या कर समझने लगता है, अजनबी समझने लगता है, अकेला महसूस करने लगता है। तो धीरे धीरे अकेला महसूस करने की वजह से क्या होता है, उसको जो सभी चीज़ों से उसका लगाव था वो लगाव धीरे धीरे उससे छूटता जाता है और जब उसे लगता है कि वो अकेला है और उसके अकेलापन के लिए, सहारे के लिए कोई भी नहीं है, तो धीरे धीरे उससे सबसे क्या हो जाता है, एलिनेशन हो जाता है या फिर अलगाव हो जाता है। तो मार्क्स ने इस अलगाव को भी बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर मानसिक चिंताग्रस्त स्थिति या चिंताग्रस्त मनोदशा में चिंताग्रस्त प्रवृत्तियों के अनुसार जो है बताने का प्रयास किया है।